अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट प्रोग्राम हेल्थ एंड केयर विद अख्तर सईद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जो कि एक फैमिली फिजिशियन है और एक प्राइवेट इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं और इनकी अपनी प्रैक्टिस भी है और साथ में ये एक हेल्थ एसोसिएशन से भी रिलेटेड है। और आज हमारा जो टॉपिक है वो है डायबिटीज़, क्योंकि डायबिटीज़ आपको पता है जिस तरह से प्रिवेंशन हो रही है डायबिटीज़ की पाकिस्तान में और वर्ल्ड वाइड, उस पर आप डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ऊन अहमद। तो आइए हम आपको मुलाकात करवाते हैं डॉक्टर ऊन अहमद से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि आज हम डायबिटीज़ के हवाले से बात करेंगे, तो मैं पहला सवाल मेरा ये था कि व्हाट इज़ डायबिटीज़? देखें, डायबिटीज़ बॉडी में शुगर के बढ़ जाने को कहते हैं और इसके बढ़ जाने से बॉडी में डिफरेंट मेटाबॉलिक कंडीशंस डेवलप हो जाती हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स, ये तीन अज्जा हैं जो अमूमन हम खुराक के ज़रिए खाते हैं। तो इनकी मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाती है इन तीनों की डायबिटीज़ की वजह से, और एक अनकंट्रोल्ड स्टेट हो जाती है जिसमें शुगर लेवल बहुत बढ़ जाता है। अब इसमें दो वजूहात होती हैं। पहली चीज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस, दूसरी चीज़ इंसुलिन सेंसिटिविटी। बाज़-औक़ात इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से ये काम हो रहा होता है कि शुगर कंट्रोल नहीं हो रही होती, बाज़-औक़ात इंसुलिन सेंसिटिविटी का इशू बन रहा होता है। तो रेजिस्टेंस और सेंसिटिविटी की वजह से ऐसे होता है। दिस इज डायबिटीज़। ओके। तो जिस तरह आपने बताया कि डायबिटीज़ जो है वो एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। यस। और तो सवाल ये पैदा होता है कि ये होती क्यों है? व्हाई डज अकर? अच्छा, इसमें कई वजूहात हैं जिस वजह से ये डायबिटीज़ हो जाती है। कई इसकी टाइप्स भी हैं डायबिटीज़ की। अगर हम पहले टाइप्स पे डिस्कस कर लें तो इसमें मेजॉरिटी अगर हम बात करें तो दो तरह की बड़ी मेन टाइप्स हैं। एक है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक है टाइप 2 डायबिटीज़। ठीक है। जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो क्यों होती है? इंसुलिन की गैर मौजूदगी की वजह से होती है। अब इंसुलिन क्या चीज़ है, पहले तो हम ये डिस्कस कर लें। ओके। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारा पेनक्रियाज बनाता है। पेनक्रियाज एक ग्लैंड है जो हमारे पेट में होता है। ठीक है। आम जबान में इसको लबलबा बोलते हैं। तो हमारी बॉडी में डिफरेंट हार्मोन्स रिलीज होते हैं। कुछ हार्मोन्स शुगर को बढ़ाते हैं और जो शुगर कम करने वाला हार्मोन है वो एक ही है, दैट इज इंसुलिन। तो अगर इंसुलिन पेनक्रियाज से निकलेगा ही नहीं तो वो टाइप 1 डायबिटीज हो जाएगी। ओके। और टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन होती है लेकिन वो अपना काम नहीं कर रही होती, जिस वजह से टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। गुड। फिर इसकी एक और टाइप है गेस्टेशनल डायबिटीज, जो कि मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन्स को होती है, प्रेगनेंसी के दौरान होती है। फिर और भी छोटी छोटी टाइप्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन हमारे 90% टाइप 2 डायबिटीज की शिकार होती है और टाइप 1 और बाकी जो डायबिटीज हैं वो 10 to 20% उनकी होती है। तो 80 to 90% इज टाइप 2 एंड टाइप 1 इज लेस, और उसके बाद जो बाकी हैं वो तो और भी बहुत कम है। तो हमारे लिए जो मेजर चैलेंज है बीइंग अ डॉक्टर ट्रीट करना, दैट इज टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 2 उसका केक बड़ा, यानी कि ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं। ओके। तो जैसे आपने बताया कि कुछ एज का इसमें कोई परसेंटेज है कुछ, व्हाट इज द? हाँ, अगर हम इसकी देखें कि किन किन लोगों को टाइप 1 तो बेसिकली नेचुरली होनी है, उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। पैदाइशी तौर पर ही कुछ लोगों के अंदर और जेनेटिकली ये ट्रांसमिट होता है, तो वो इनके पेनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पाते, जिस वजह से वो नहीं होती। जो टाइप 2 डायबिटीज है वो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं। अगर हम कुछ बीमारियों को क्लासिफाई कर लें तो एक बीमारी होती है दैट इज कम्युनिकेबल डिजीज और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज है जैसे कोई वायरल डिजीज है, जैसे कोविड है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, जैसे हेपेटाइटिस है। तो एक से दूसरे में ट्रैवल हो सकता है थ्रू डिफरेंट रूट्स, बाय ड्रॉपलेट या बाय ब्लड ट्रांसफ्यूजन, क्योंकि उसके पाथवेज होते हैं। और एक होती है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं उसी में डायबिटीज आती है कि अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो दूसरे को नहीं कर सकता, इट कैन नॉट बी कम्युनिकेटेड टू अदर। लेकिन ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं ये सबसे बड़ा चैलेंज है इस वक्त हमारे लिए, बिकॉज इसमें एक हम स्टडी करते हैं, एक आइसबर्ग फिनोमिना होता है। आइसबर्ग जैसे एक समुद्र के अंदर एक बर्फ का छोटा सा एक हमें जो है ना नजर आ रहा होता है कि यार यहाँ पे जो है ना बर्फ जमी हुई है ओशन के अंदर, तो हम उसे लेते हैं नहीं यार ये एक छोटा सा एक जो है ना बर्फ का एक टुकड़ा है। लेकिन जब हम उसको नीचे से देखते हैं तो बज़ाहिर तो हमें छोटा नजर आ रहा होता है, लेकिन नीचे एक बहुत बड़ा पहाड़ होता है। सो डायबिटीज भी ऐसी है, हाइपरटेंशन भी ऐसी ही है, ये सारी बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। तो बज़ाहिर तो हमें लगता है कि यार ठीक है इसकी शुगर 200 है, 260 है, 280 है, हम इतना सीरियस नहीं लेते, नहीं यार ठीक है। लेकिन उसके अंदर एक तोड़ फोड़ हो रही है उसके जिस्म के अंदर, जो कि शुगर तबाही मचा चुकी है, जो कि उसको नजर नहीं आ रही।
सो ये डायबिटीज़ है। तो बेसिकली डायबिटीज़ जो है वो अगर हम देखें कि ये क्यों होती है, जैसे आपने पहले सवाल किया कि डायबिटीज़ होती क्यों है, तो ये बेसिकली हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। ओके तो इसमें एक बहुत बड़ा वर्ड हम यूज़ करते हैं कि जी सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल क्या है कि जी हम उठे, लेट उठे, खाना खा लिया और खाना खाने के बाद हमने ऊपर से कोल्ड ड्रिंक पी ली, फिर खाने में हमने क्या खाया पहले तो हमने ये देखना है, ठीक है, हमने मुरगन ग़ज़ाएँ खाई, ठीक है, बनस्पति घी इस्तेमाल किया, तली हुई चीज़ें खाई, फ्राइड चीज़ें खाई, उसके बाद हमने उसके ऊपर से कोल्ड ड्रिंक्स पी ली, ठीक है, पानी शानी पी लिया, फुल भर लिया, फिर हम लेट गए, सब कुछ खा पी के हम बैठ गए या लेट गए, एक्सरसाइज नहीं किया आपने, कोई काम नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात को हम देर तक जागते रहे और लेट नाइट जागते रहे, फिर इस दौरान हम खाते रहे और इसी तरह की चीज़ें अमूमन हम खाते रहे, फास्ट फूड खाते रहे, और उसके बाद हम दोबारा सो गए और फिर हम सुबह उठे। तो दिस इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल कि आपकी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, ठीक है ना। अब एक बंदा है वो ऑफिस में काम करता है, वो सारा दिन बैठा रहता है, एक बंदा है लाइनमैन है, मजदूर है, वो सारा दिन भाग दौड़ करता रहता है। तो दोनों की लाइफस्टाइल डिफरेंट है, उसमें एक्टिविटी है, दूसरे में एक्टिविटी नहीं। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है, मेंटल शायद हो लेकिन फिजिकल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। और दूसरी चीज़ है ओबेसिटी। यस, बिकॉज सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्लस ओबेसिटी कॉजेज इंसुलिन रेजिस्टेंस, और टाइप 2 डायबिटीज होती ही इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से। ओके, सो इट इज़ अ रिस्क फैक्टर। बहुत सारे रिस्क फैक्टर क्या होता है कि यार ठीक है आपको डायबिटीज तो नहीं है, लेकिन आपके अंदर ओबेसिटी है, आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप स्मोकिंग करते हैं और आप के जो खाने पीने की जो एहतियातें हैं वो आप नहीं करते, मुर्गन ग़ज़ाएँ खा रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, थोड़ी बहुत भी नहीं, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, तो आपको अभी तो डायबिटीज नहीं है, लेकिन यू आर एट रिस्क कि आपको डायबिटीज हो जाएगी 5 साल बाद, ऑन द बॉर्डर लाइन और समथिंग लाइक दैट। तो इसकी क्या सवाल ये भी बनता है कि इसके कोई बॉर्डर लाइन है? यानी आप कहते हैं, हम लोग सुनते हैं कि रैंडम क्या है और फास्टिंग क्या है, तो उसका थोड़ा सा बताइए। बिल्कुल। अच्छा, लोग ये समझते हैं कि जी मेरी शुगर कंट्रोल है, अक्सर पेशेंट आते हैं वो कहते हैं, मैं पूछता हूँ शुगर कितनी, जी शुगर डॉक्टर साहब कंट्रोल है, मैं कितनी है, 210 220। अच्छा, अब ये हमें एजुकेट करने की जरूरत है लोगों को कि आपको अपनी शुगर के टारगेट्स क्या रखने हैं, ठीक है। अब हम जो नाइस गाइडलाइंस को स्टडी करते हैं, हम WHO को स्टडी करते हैं, अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन को स्टडी करते हैं, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन को, ये 4 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि डायबिटीज़ पे इन्होंने बहुत रिसर्च और बड़ा काम किया। तो जब हम इनको स्टडी करते हैं तो हमें कुछ इनके पैरामीटर्स आपस में भी कुछ इनके इख्तलाफात हैं, लेकिन एक ब्रॉडर कंसेंसस की अगर हम बात करें तो वो ये है कि अगर आपकी फास्टिंग शुगर, अब फास्टिंग क्या है, फास्टिंग का ये मतलब है कि रात के खाने और सुबह जब आपने शुगर चेक रही है कम से कम 8 घंटे का वो वक्फा होना चाहिए, उसमें आपने ना कुछ खाना है ना कुछ पीना है, तो वो फास्टिंग ब्लड शुगर है। वो ब्लड से आपने ली और लेबोरेटरी में जाके चेक करवाई, तो वो आपकी शुगर 110 से अगर अबव है तो आपकी जो है ना वो बेल रिंग्स हो जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। 109 है, हाँ 110 है तो ठीक है, 19 ठीक है। अब ये एक आपने फास्टिंग को देखना है, दूसरी चीज़ है कि आपने खाने के 2 घंटे बाद की शुगर को देखते हैं, जिसको हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्ट प्रेंड्रियल शुगर। वो है कि आज अभी आपने 9 बजे खाना खाया तो उसके बाद आपने 11 बजे शुगर चेक करनी है। हम अमूमन ग्लूकोमीटर घर में रखा होता है डायबिटिक पेशेंट ने, लेकिन जो शुगर वो चेक कर रहे होते हैं उसकी वो कभी दरमियान में दोपहर को चेक कर लेते हैं, कभी रात को चेक कर लेते हैं, कोई खास एक टाइमिंग के साथ नहीं चेक करते, तो उसी तरह वो अपने टारगेट्स भी नहीं अचीव कर पाते। वो घंटे पहले खाने के घंटे बाद चेक कर रहे हैं, वो 3 घंटे बाद चेक कर रहे हैं। तो जो नाइस गाइडलाइंस है वो कहती है आपने खाने के 2 घंटे बाद चेक करना है, और वो अगर 140 से ज्यादा है तो दोबारा बेल रिंग्स हो जानी चाहिए कि काम खराब हो रहा है। अच्छा, आपने कहा फास्टिंग 110 और रैंडम जो है वो शुड बी जो पोस्ट प्रेंड्रियल है, यानी कि खाने के 2 घंटे बाद वो 140 तक होनी चाहिए। 140 से ज्यादा है तो बेल। अब वो क्या है कि हम लोग तो सिर्फ डायबिटीज को सीरियस लेते हैं, बल्कि हमारा जो पेशेंट है, हमारे मुल्क का पेशेंट, वो तो डायबिटीज को भी सीरियस नहीं लेता। हाँ, वो नहीं लेता, सही बात है, ठीक है। वो बढ़ गई थी शुगर, अब सही हो जाएगी, या मैं अब दवा खा रहा हूँ या 2 गोलियां खा लूंगा, वो सेट हो जाएगी। ठीक है, आज एक मिठाई खा लेता हूँ, चलो आज 2 गोलियां ज्यादा खा लूंगा, ऐसी मैंने तो ये सुना था, बिल्कुल ऐसी। तो लेकिन जो गाइडलाइंस है मुझे कहती है इवन प्री डायबिटीज इज सीरियस,
तो वो 110 वाला डायबिटिक नहीं है, बट ही इज इन प्री डायबिटीज। अच्छा, प्री डायबिटिक कंडीशन में। तो प्री डायबिटिक कंडीशन को भी आपने सीरियस लेना है, यानी बॉर्डर लाइन पे आ गया, इसका मतलब यू शुड टेक प्रिकॉशंस। अब 2-4 साल बाद आपको हो जानी है बिल्कुल, अगर आपने एहतियात नहीं की। अच्छा, इसमें ये होता है जैसे आपने कहा, एक तो फास्टिंग हो गई, एक रैंडम हो गई, इसमें 3 महीने का एक टेस्ट आता है HbA1c शायद लाता है, तो उसके बारे में थोड़ा बता दें, ताकि क्योंकि एवरेज एक अच्छी चीज है, निकालना अच्छी चीज है, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये तो हमने एक, चूंकि हमारी एक पॉपुलेशन है जिसमें ज्यादातर पॉपुलेशन वो है जो कि नॉन अफोर्डिंग है, तो ये उनके लिए बड़ा आसान है क्योंकि सस्ता टेस्ट है, रैंडम और फास्टिंग से आपने अपने आप को चेक कर लिया। जो HbA1c का टेस्ट है वो क्या है बेसिकली कि HB स्टैंड्स फॉर हीमोग्लोबिन। तो ये होते हैं ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, यानी कि आप जब ब्लड में शुगर बढ़ जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ हीमोग्लोबिन है वो ग्लाइकोसाइलेटेड हो जाती है, उसके अंदर भी शुगर ऐड हो जाती है। तो हम उसका लेवल चेक करते हैं। वो लेवल हमें ये आइडिया दे देता है कि क्या इस पेशेंट को इसकी जो है ना ग्लाइसेमिक कंट्रोल कैसा है, डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है, और उसके बाद ट्रीटमेंट को जब हम मॉनिटर कर रहे होते हैं उसमें भी हेल्प करता है। अच्छा, उसके क्या पैरामीटर्स हैं, वो कहाँ तक होना चाहिए? उसके पैरामीटर्स ये हैं कि अगर आप 6 से अबव हैं और 6 से 6.5 के दरमियान है, यानी कि 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, तो ये प्री डायबिटिक कंडीशन है। इसमें भी दोबारा आपको होशियार हो जाना चाहिए कि अब आप यानी 6.123 तक, यानी 6.4 तक, यानी आप प्रिकॉशन ले, मतलब बिल्कुल यू आर ऑन द बॉर्डर लाइन और यू आर 6.5 इज डायबिटीज। ओके, ठीक है। अगर आपको दवा ले रहे हैं और फिर भी ये आ रहा है स्केल में, तो फिर आपने दवाई एडजस्ट करनी है और अपनी लाइफस्टाइल चेंज करना है, बिकॉज इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो ये कंटिन्यूस चलेगा, ये तो दवाई से ज्यादा यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। ठीक है, आप लाइफस्टाइल अच्छा करते जाएंगे, दवाई कम होती जाएगी। लाइफस्टाइल आपका बुरा होगा, दवाई बढ़ती जाएगी। अब डॉक्टर के पास तो और ऑप्शन नहीं है ना, मरीज आएगा, मरीज कहेगा जी मेरी शुगर कंट्रोल नहीं होगी, हम दवाई बढ़ा देंगे। तो जब तक मरीज इस चीज को सीरियस नहीं लेगा, तो इसमें एजुकेशन का बड़ा रोल है कि पब्लिक के पेशेंट की एजुकेशन हमने करनी है, कि हमने उसकी लाइफस्टाइल चेंज करवानी है। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में इसकी प्रेवलेंस क्या है? प्रेवलेंस इसकी अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें तो जो डायबिटिक एसोसिएशन के फिगर्स हैं वो ये कहते हैं कि everyone in 11 ओवर वर्ल्ड वाइड जो है everyone in 11 यानी कि 0.9% हो गया है। तो इसमें वो कहते हैं कि अगर आपकी पॉपुलेशन है दुनिया की, तो उसमें कोई 45, 40, 60 करोड़ के करीब जो लोग हैं ना, दे आर डायबिटिक। और एनुअल डेथ जो है ना इसमें वो 1.5 मिलियन होती हैं, यानी कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन की वजह से, वो जिस पे भी हम बात करेंगे, तो उसकी वजह से डेथ जो है वो 1.5 मिलियन है। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो रिसर्च पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कम होती हैं, लेकिन कुछ रिसर्चेज हुई हैं कुछ साल पहले। 2019 का फिगर ये है कि वो ये कहते हैं कि सिंध में डायबिटिक पेशेंट ज्यादा हैं, KPK में सबसे कम है। यानी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और KPK को जब उन्होंने डाटा इकट्ठा किया, तो सबसे कम कहाँ पर है? KPK में सबसे कम अच्छा, है और सिंध में सबसे ज्यादा है। शायद इसकी वजह यह है कि वहाँ पे लोग फिजिकल एक्टिविटी में ज्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, और यहाँ पे हम लोग मिठाइयाँ बड़ी खाते हैं। शायद इसकी वजह ये भी है कि हमारा प्रीवेलेंस में, अगर आप यहाँ पे बड़ी बड़ी मशहूर मिठाइयाँ हैं, तो शायद इस वजह से लोग बड़ी ज्यादा खा रहे होते हैं। ओबेसिटी बहुत ज्यादा है। मिठाई से ज्यादा स्ट्रेस का ताल्लुक नहीं है इसमें? स्ट्रेस बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है, क्योंकि स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है। एजुकेशन में भी बढ़ गया, बच्चों में भी बढ़ गया है, बड़ों में, जॉब्स में बढ़ गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, तो हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये सारी चीजें हमें स्ट्रेस की तरफ लेके जा रही हैं। तो जाहिर है स्ट्रेस कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगा और वो फिर पेनक्रियाज या इस सूरत में होगा। बिल्कुल ऐसी है। तो वैसे ये ज्यादा बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, फिर हम ये सुनते हैं एक बड़ी कॉमन सी डिजीज है डायबिटिक फुट। बिल्कुल। तो दैट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज। दैट इज अ कॉम्प्लिकेशन। तो उसके बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं, क्योंकि अच्छा सुनने में ज्यादा आता है। हाँ, बिल्कुल ऐसी है। अब अगर हम देखें ना, तो बीइंग अ प्रैक्टिसिंग फिजिशियन मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है पाकिस्तान में। आपके पास जब डायबिटिक पेशेंट आता है तो वो नॉर्मली आपके पास एट टाइम्स आप उसको डायग्नोस कर लेते हैं कि यार आप उसके टेस्ट वगैरह कराते हैं और निकल आती है डायबिटीज, और आप उसको मेडिसिन शुरू कर देते हैं। बट मेनी टाइम्स वी हैव सीन पेशेंट कि वो आपके पास कॉम्प्लिकेशन से आएगा। अब हम अगर इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की बात कर लें तो मोटी बात कर लेते हैं कॉम्प्लिकेशन में कि डायबिटीज़ की वजह से फालिज का अटैक हो सकता है, दिल का अटैक हो सकता है, रेटिनोपैथी, आपकी नज़र जा सकती है, कैटरैक्ट आ सकते हैं आँख में, बीनाई कम हो सकती है जिसकी वजह से, फिर उसी की वजह से इसकी कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, फिर उसके बाद आपकी जो है वो पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीज़ आ सकती है, जिसका मतलब ये है कि जो आपकी बारीक बारीक शरेयानें हैं जो कि आपकी उंगलियों तक, हाथों और पाँव की उंगलियों तक खून को सप्लाई कर रही हैं, उनके अंदर वो सिकुड़ जाती हैं, ब्लड की खून की गर्दिश अच्छी हो नहीं पाती, जिस वजह से आहिस्ता आहिस्ता गैंग्रीन बन जाता है, और इसी वजह से जख्म की हीलिंग भी अच्छी नहीं होती। तो
ये सारी कॉम्प्लिकेशन के साथ पेशेंट आता है हमारे पास। बाज़-औक़ात पेशेंट आता है, फुट का जख्म ठीक नहीं हो रहा, हम शुगर चेक कराते हैं, हम उससे पूछते हैं शुगर है, कहता नहीं, चेक करते हैं शुगर 400 पे पहुंची होती है उसकी। बाज़-औक़ात पेशेंट हार्ट अटैक के साथ आता है, हम उसकी शुगर देखते हैं, शुगर बड़ी होती है। तो हार्ट अटैक आज एकदम तो नहीं ना हो गया, उसको 10 से 15 साल की डायबिटीज ने तबाही मचाई उसके जिस्म में, फिर उसको हार्ट अटैक हुआ, फिर इसी तरह फालिज का अटैक हुआ, इसी तरह उसके गुर्दे फेल हुए। तो ये हमारी अनफॉर्चुनेटली उसकी एक वजह ये कि प्राइमरी हेल्थ केयर जो सिस्टम है ना, उस पर बहुत काम करने की जरूरत है। यानी अवेयरनेस हमें क्रिएट करनी चाहिए। हमें पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए और लोगों को प्रिवेंशन की तरफ लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा वायरस तो नहीं है ना कि डायबिटीज का कोई वायरस है जो एक से दूसरे में चला गया और उसको डायबिटीज हो गई। बिल्कुल, ये तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है। बिल्कुल। तो हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं लाइफस्टाइल के थ्रू। अगर हम उसकी कुछ बात कर लें ना, तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की अगर हम कुछ पैरामीटर्स पे बात करें, तो उसमें ये है कि आपने पेशेंट का सबसे पहले सेडेंटरी लाइफस्टाइल खत्म करना है। ठीक है। और आपने एक चीज है ना कि हम लोग जब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं ना, तो हम लोग बुकिश बातें करते हैं, लेकिन बुकिश बातें हर जगह पे अप्लाई नहीं होती। मसलन हम जूते खरीदने जाएंगे तो किसी का पाँव छोटा है, किसी का पाँव बड़ा है। कपड़े खरीदने जाएंगे, किसी का साइज स्मॉल है, किसी का मीडियम है, किसी का लार्ज है। सही है। तो इसी तरीके से जो ये डायबिटीज की मैनेजमेंट है, हमने पेशेंट से पहले पूछना है कि उसका नेचर ऑफ जॉब क्या है। अगर वो ऑफिस वर्क करता है तो हम उसे समझाएं कि यार पानी मंगवाया ना करो, आप खुद जाके पानी पिया करो, लिफ्ट ना यूज करो, स्टेज यूज कर लो। छोटी छोटी एक्टिविटीज अपने काम के दौरान यूज कर लो, क्योंकि उसने 6-7 घंटे अगर ऑफिस में बैठना है तो उस दौरान उसकी एक्टिविटी आप बढ़ा लें। फिर साथ उसको हम एडवाइस करें कि यार आप एक जवान बंदा है, वो 20 मिनट भी वॉक कर लेगा, वो रनिंग भी कर लेगा, आधा घंटा भी कर लेगा, घंटा भी कर लेगा, लेकिन एक 60 साल का बंदा तो नहीं कर सकता। तो हमने उसकी एज के अकॉर्डिंग उसको गाइड करना है, उसके जेंडर के अकॉर्डिंग, उसकी नेचर। अब एक हाउसवाइफ है, उसको कैसे करें आप, उसको एक्टिविटी में कैसे इन्वॉल्व करवाएं। तो ये सारी चीजें देखनी है। लेकिन एक बेसिक हमें जो अगर गाइडलाइंस एक पैरामीटर देती हैं, वो ये देती हैं कि आपने एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स वॉक करवानी है। अच्छा। एवरी 5 days a week करा लें। तो ये तो एरोबिक्स है। एरोबिक्स में आप इन्वॉल्व करें, साइकिलिंग करवा लें, उसमें आप वॉक करवा लें, जो स्विमिंग कर सकते हैं, स्विमिंग बहुत अच्छी है। फिर उसके बाद है वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस। उसमें यह है कि आपने कोई बहुत हैवी वेट नहीं उठवाने, उनसे कहें कि यार आप अपने मसल पे जो है ना बोझ डालें, आधा किलो का वजन उठा लिया करें, उसके कुछ एक्सरसाइजेस नॉर्मली कर लें, जिससे आपकी ये कि मसल की एक्टिविटी बढ़े। क्योंकि टाइप 2 डायबिटीज में होता ये है कि इंसुलिन ब्लड में होती है, वो शुगर भी ब्लड में होती है, लेकिन शुगर इंसुलिन कंट्रोल नहीं कर पा रही होती, बिकॉज इंसुलिन मसल को ये कह नहीं पा रही होती कि यार तुम शुगर अंदर ले जाओ। अच्छा। इंसुलिन की रेजिस्टेंस आ गई है। अब आप उस मसल के अंदर जब एक्टिविटी बढ़ा देंगे तो इंसुलिन की सेंसिटिविटी को आप भी ट्रीट करेंगे साथ साथ। ओके। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट डिफरेंट हो जाती है। अगर आपको सही पता है कि डायबिटीज है क्या, तो आप उसकी मैनेजमेंट भी अच्छी कर लेंगे। तो अगर आप एक्टिविटी बढ़ाएंगे, उसकी फिजिकल एरोबिक्स प्लस वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस, तो सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी, प्लस उसका वेट लॉस होगा, ओबेसिटी भी अच्छी हो जाएगी। ओबेसिटी जैसे जैसे बेहतर होगी, इंसुलिन सेंसिटिविटी बेहतर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी मजीद। फिर उसके आप डाइट पे बहुत ज़्यादा लोग के अंदर कन्फ्यूजन है हमारी पॉपुलेशन में, और हमने भी कुछ कन्फ्यूजन फैलाई हुई है कि कैसे हमने प्लान समझाना है। अगर हम न्यूट्रिशनिस्ट की एडवाइसेस देखें या और लोगों की देखें, तो वो हर बंदे के लिए, इवन हमारे लिए भी फॉलो करना बड़ा मुश्किल है कि हम जी इतने बजे ये चीज़ खाएं, इतने बजे ये चीज़ खाएं, इतने बजे ये चीज़ खाएं। तो बड़ा हमने पहले उससे पूछना है वो क्या क्या खाता है, उसको समझने की ज़रूरत है कि वो नाश्ते में क्या खाता है, वो डिनर में क्या करता है, वो लंच में क्या करता है, बिटवीन मील्स वो क्या खाता है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे उसका प्लान दे दें। ठीक है। अब अगर आप उसको थोड़ा समझा दें, वो पूछता है डॉक्टर साहब, एक बड़ा आप माशाल्लाह हैं, तो वो आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, वो पूछते होंगे डॉक्टर साहब मैं क्या खाऊं और क्या ना खाऊं। बिल्कुल। तो ये बड़ा कॉमन सवाल होता है। तो हम अगर उससे बता देना कि यार तुमने ये चीज तुम्हें अलाउ है, ये चीज बिल्कुल नहीं अलाउ, और ये चीज है कि तुम कभी कभी खा सकते हो, तो ये थोड़ा थोड़ा उसे समझा दें, तो वो बड़ा अच्छा मुझे प्लान दे सकते हैं। यानी कि प्रॉपर डाइट प्लान होना चाहिए, प्रॉपर डाइट प्लान, ताकि वो उसको इम्प्लीमेंट करके इस से बचा जा सके, क्योंकि हम प्रिवेंशन की बात कर रहे हैं। प्रिवेंशन की बात है। अच्छा, एक सवाल ये आता है, जैसे कुछ लोग होते हैं जो डायबिटिक होते हैं, साथ में फौरन वो हाइपरटेंसिव भी हो जाते हैं, यानी कोरिलेटेड कुछ डिजीज ऐसी होती हैं जो कोरिलेटेड होती हैं, फौरन हो जाती हैं। तो ऐसा भी देखा गया, ऐसा क्यों होता है, और होता है या नहीं होता? ऐसे होता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिकॉज ये सारी बीमारियों को हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम,
और मेटाबॉलिक सिंड्रोम जैसे डायबिटीज 1 in 11 है, तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज 1 in 4. 1 in 4, ओके. तो उसमें ये है कि ये सारी चूंकि मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरटेंशन इज आल्सो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, और वो भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, डायबिटीज भी एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. तो जब हाइपरटेंशन का मरीज आता है आपके पास, तो हम उसकी शुगर लाजमी चेक करवाते हैं, क्योंकि ही इज एट रिस्क ऑफ डायबिटीज. इसी तरीके से जब डायबिटिक पेशेंट आता है, उसका बीपी लाजमी चेक करते हैं, यार इसको बीपी भी हो सकता है. और ये दोनों बीमारियां अगर इकट्ठी हो जाएं तो ये 1 और 1 2 नहीं होती, ये 1 और 1 11 हो जाती हैं, क्योंकि दोनों के कॉम्प्लिकेशन सेम है. तो दोनों को हमने सीरियस लेना है और दोनों को एजुकेट करना है मरीज को कि यार इसको अच्छा कंट्रोल करो. और मैनेजमेंट कमोबेश दोनों की सेम है, डाइट भी और फिजिकल एक्टिविटी, हर चीज से ये दोनों बेहतर, बिकॉज मेटाबॉलिक डिजीजेस हैं. हाँ, मेटाबॉलिक यानी क्यूरेबल नहीं है, आपने इसको मैनेज करना है. और एक दफा वंस हो गई तो फिर या तो आपने मेडिसिन से ट्रीट करना है, या फिर आपने ट्रीट करना है अपने लाइफस्टाइल से. और सबसे पहले जब आप न्यूली डायग्नोज डायबिटीज आती है, कंट्रोल बहुत ज्यादा शुगर बढ़ी नहीं हुई, तो बुक्स भी यही कहती हैं कि आप सबसे पहले लाइफस्टाइल पे डालें मरीज को. लाइफस्टाइल से कंट्रोल हो जाती है, वेल एंड गुड. नहीं होती फिर मेडिसिन लें. अच्छा. फिर नहीं होती फिर इंसुलिन लें, फिर वो ज़ाहिर है उसके स्टेप बाय स्टेप मैनेजमेंट है. अब जैसे कि ज़ाहिर है हम लोग माशाल्लाह मुसलमान हैं और एक ऐसे कल्चर में रहते हैं, तो रमज़ान में कैसे मैनेज करेंगे अगर डायबिटिक पेशेंट, क्या आप सजेस्ट करेंगे और क्या आपका ख्याल है इस बारे में? एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है और कई डॉक्टर्स भी परेशान हो जाते हैं, लोग भी परेशान हो जाते हैं, और कई लोग इस वजह से रोज़े रख भी नहीं पाते डायबिटिक पेशेंट्स. और कई लोग रोज़े रखना चाह रहे होते हैं, लेकिन उनको जब रोज़ा रखते हैं तो फास्टिंग की वजह से उनकी शुगर लेवल कम हो जाता है, वो हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाते हैं, एकदम ग्लाइसेमिक लेवल नीचे आ जाता है, या रोज़ा तोड़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है, कोलैप्स कर जाते हैं या सेडेट कर जाते हैं. बिल्कुल, तो वो बड़े परेशान हो जाते हैं इस चीज़ से. तो इसमें अगर हम कुछ चीज़ें समझा देना पेशेंट को तो बड़ा अच्छा कंट्रोल हो सकता है. मोस्टली ये होता है कि हम कुछ पेशेंट्स जो हैं वो दवाई भी ले रहे होते हैं और साथ साथ इंसुलिन भी खा रहे होते हैं डायबिटीज के कंट्रोल के लिए. और मोस्टली ये होता है कि जो हैवी डोज है इंसुलिन की और दवाई की, वो हम मॉर्निंग में लेते हैं और रात के वक्त हम हल्की डोज ले रहे होते हैं. ठीक है. इंसुलिन है तो उसके ज़्यादा यूनिट हम मॉर्निंग में ले रहे होंगे, कम यूनिट हम इवनिंग में सोते वक्त लगा रहे होंगे. तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है, बिकॉज अमूमन हम ये होता है कि हम अफ्तारी पे ज़्यादा खाते हैं, सहरी पे कम खाते हैं. तो जब हम अफ्तारी पे खाएंगे, हमारे अंदर कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स, ये सारी चीज़ें हैं. उस वक्त आप मॉर्निंग वाली डोज जो आपने हैवी डोज लेनी है रमज़ान में, वो डोज आप इवनिंग में शिफ्ट कर दें. ठीक है. और जो रात को डोज लेते हैं वो आप सहरी में ले लें, यानी कि स्विच कर लें. यानी कि नॉर्मल डेज में जो आप मॉर्निंग में डोज लगा रहे हैं वो आप अफ्तारी के बाद लगा लें. अच्छा, ठीक है. और उसके बाद आपने जो रात वाली डोज है वो आप सहरी से पहले ले लें. और सहरी से पहले आप जो रात वाली डोज नॉर्मल डेज में लेते हैं, फॉर एग्जांपल आप रात को 20 यूनिट इंसुलिन के लगाते हैं, तो अब वो रात वाली आपने मॉर्निंग में सहरी में शिफ्ट कर दी है. ठीक है. अब आप उसको हाफ कर दें, बिकॉज आपने सारा दिन फिर भूखा रहना है. तो उसके लिए है कि आप उस डोज को हाफ कर दें. तो इस तरीके से आप बड़ी अच्छी मैनेज कर सकते हैं अपनी डायबिटीज. तो बेसिकली ये बेनिफिशियल है अगर आप रोजा रखते हैं. वैसे भी बिल्कुल एज अ डायबिटिक पेशेंट रोजा आपके लिए बेनिफिशियल है. तो जाहिर है अगर वो आप थोड़े अरसे तक एम्प्टी स्टमक रहते हैं और ग्लाइसेमिक लेवल आपका ज़्यादा है या ब्लड प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि आपने इंटेक नहीं ली, तो वो नीचे ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा हमने बात की डायबिटीज़ की कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होती हैं, जैसे आपने बताया जी कि इसके साथ कोरिलेटेड कोई डिजीज़ हैं और उसकी कॉम्प्लिकेशन, उसके बारे में थोड़ा सा. एक्चुअली होता ये है कि डायबिटीज़ जो है ना एक जनरलाइज्ड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है. अब इसका ये मतलब नहीं है कि अब ये एक अगर फॉर एग्जांपल किसी को डायबिटीज़ की वजह से हार्ट अटैक हुआ है तो उसको फालिज का अटैक नहीं हो सकता, उसके गुर्दे फेल नहीं हो सकते, उसको रेटिनोपैथी नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है. वो एक जनरलाइज्ड उसने डैमेज उसकी अंदर बॉडी में तोड़-फोड़ उसने जनरलाइज्ड किया हुआ है. तो वो हर चीज़ का एट रिस्क होता है. अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली ये ब्लड वेसल जो खून की शरेयानें हैं, ख़ासतौर पे वो शरेयानें जो बड़ी वाली नहीं, जो छोटी शरेयानें हैं, बिल्कुल छोटी और मीडियम साइज़ की शरेयानें हैं, इनको ये डायबिटीज़ अफेक्ट करके इनको नैरो कर देती है और खून की गर्दिश को अफेक्ट करती है. अब अगर हार्ट अटैक की हम बात करें, वो होता क्यों है? क्योंकि उसमें दरमियाने लेवल की शरेयानें होती हैं, उनकी जब नैरोइंग हो जाएगी ब्लड सप्लाई उनमें कम हो जाएगा, एकदम एक वक्त आएगा ब्लड सप्लाई बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा और हार्ट अटैक हो जाएगा. सिमिलरली दिमाग में फालिज का अटैक है,
उसमें एक किस्म ये होती है कि खून की गर्दिश बिल्कुल नाली में नाली ब्लॉकेज हो जाती है और खून गर्दिश हो नहीं पाता, जिस वजह से फालिज का अटैक हो जाता है। इसी वजह से इसी तरह से स्मॉल आर्टरीज हमारी होती हैं आंख में, तो उससे रेटिनोपैथी हो जाती है। इस तरीके से हमारे गुर्दे में बहुत स्मॉल आर्टरीज होती हैं, तो आहिस्ता 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 गुर्दे का फंक्शन ख़राब हो जाता है, फिर गुर्दे भी फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद ये मैं बातें कर रहा हूँ कि जब आप शुगर को कंट्रोल नहीं करेंगे तब ऐसे होगा। अगर आपने अच्छा कंट्रोल कर लिया तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसा भी देखा गया कि लोगों काफ़ी अरसे से शुगर होती है लेकिन वो कंट्रोल करके चलते हैं, तो वो नॉर्मल लाइफ जिंदगी गुजार रहे होते हैं, क्योंकि वो मैनेज करके चल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि दोनों नंबर्स का गेम है, हाइपरटेंशन भी और डायबिटीज भी। तो आपने अगर नंबर्स कंट्रोल कर लिए तो आपने उसको उस डिजीज को कंट्रोल कर लिया। दैट्स गुड। और इसके अलावा कोई ऐसी चीज जो और इसमें ये कॉम्प्लिकेशन जैसे हम पहले बात कर चुके हैं कि आपकी उसमें जो डायबिटिक फुट है, जिसके आपने पहले भी जिक्र किया था, डायबिटिक फुट में भी यही होता है कि चूंकि वो ब्लड फ्लो अच्छा नहीं है, इस वजह से वहां पे जख्म हो जाता है, हीलिंग प्रोसेस स्लो हो गया, जख्म हील नहीं हो पाता बिकॉज ब्लड नहीं आता। ब्लड बहुत जरूरी है जख्म की हीलिंग के लिए। तो इससे पहले एक चीज होती है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी कहलाती है। जी, उसकी वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डायबिटिक न्यूरोपैथी भी इसीलिए होती है क्योंकि जो नर्व्स हैं उनकी भी ब्लड सप्लाई होती है, नर्व्स ने भी, उसमें भी सेल्स होते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, उन्होंने भी जिंदा रहना है, तो ब्लड उनको भी चाहिए। तो उनको जो ब्लड सप्लाई कर रहा होता है वो ब्लड भी जो है ब्लड वेसल्स, ये पेरिफेरल एरिया है, बिल्कुल, तो वहाँ सर्कुलेशन पुअर हो जाती जाते हाथ और पाँव, पेरिफेरल एरिया है ना। अब किन किन लोगों को आप इसमें ये है ना कि हम जो अगर पेशेंट एजुकेशन की बात करें तो कई लोग होते हैं उनको कुछ अलामात चल रहे होते हैं लेकिन उनको पता नहीं चल रहा होता कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। तो हम अगर पब्लिक की अवेयरनेस की बात करें तो कुछ ऐसे अलामात हैं जो कि पब्लिक को पता होने चाहिए कि अगर ये चीजें उनके अंदर आनी शुरू हो जाए तो फौरन अपनी शुगर चेक करवाएं। ये अच्छा इसमें ये होता है कि डायबिटीज में हम कहते हैं इसमें एक ट्राइएज होता है डायबिटीज का, टिपिकल क्लासिकल ट्राइएज। उसमें ये हम बात करते हैं कि अगर आपको पोलीडिप्सिया है, पोलीफेजिया है और पोलीयूरिया है, यानी कि ये तो मेडिकल टर्म्स हैं। पोली, इसका मतलब ये है कि आपको प्यास ज़्यादा लगे, आपको यूरिन ज़्यादा है या आपको भूख ज़्यादा लगे। तो ये जब चीज़ें आपके अंदर आ रही हैं और काफ़ी अरसे से आ रही हैं, 2, 4, 5 महीने हो गए हैं आप इसी कंडीशन में, तो आपको अपनी शुगर लेवल चेक करवानी चाहिए। आपके हाथों में सनसनाहट आ रही है, पाँव में सनसनाहट आ रही है, सुइयाँ चुभ रही हैं, पाँव की तलियाँ जो हैं बाजुकात सोल ऑफ द फुट वो ऐसे जल रहा होता है कुछ लोगों का, और कुछ लोग को तो इतना ज़्यादा जलता है कि वो सर्दियों में भी जो है ना ब्लैंकेट से, रजाई से पाँव बाहर निकाल के सोते हैं और पाँव उतार के जो है ना कुछ पेशेंट्स ठंडे फर्श पे रख लेते हैं कि यार किस तरह पाँव ठंडा हो जाए। तो दैट इज साइन ऑफ न्यूरोपैथी। तो इट कुड बी डायबिटिक न्यूरोपैथी, तो उन्हें शुगर चेक करवानी चाहिए। सिमिलरली अगर उनका कोई जख्म ठीक नहीं हो रहा काफी अरसे से और बार बार हो रहा है, एक जगह ठीक होता है दूसरी जगह आ जाता है, ठीक है, उसमें से पस निकलना शुरू हो जाती है, तो उनको अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए। किसी की बिनाई इफेक्ट हो रही है, पहले सही नजर आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको नजर सही नहीं आ रहा, तो साथ अपनी शुगर भी चेक करवाए। स्टार्ट में ये होता है कि कुछ पेशेंट्स को ना थकावट महसूस होती है, यार काम नहीं हो रहा, जिस्म बेजान है, टांगों में दर्द है, मसल्स में दर्द है, खसूसन टांगों में दर्द शुरू हो जाती है ज्यादातर पेशेंट्स को। तो इस तरह की जब कैफियत हो, वीकनेस हो, जनरलाइज्ड पेन हो, थकावट हो, तो आपको अपनी शुगर चेक करवानी चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद आप पहले जैसे कह रहे थे कि हमें टारगेट्स का भी पता होना चाहिए। तो अब आपको एक दफा तो डायग्नोज तो आपने कर लिया कि 110 से ज्यादा प्री डायबिटीज, 126 से ज्यादा डायबिटीज, ठीक है, 140 से ज्यादा प्री डायबिटीज और 200 से ज्यादा शुगर जो है जो खाने के 2 घंटे बाद वाली है, दैट इज डायबिटीज। सिमिलरली 6.5 से ज्यादा, 6.5 या उससे ज्यादा डायबिटीज। अब आपको डायबिटीज होगी, अब आपने करना क्या है कि जैसे जैसे आप अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे साथ उसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है। तो आपने टारगेट अपना ये रख लेना है कि इसी तरीके से कुछ गाइडलाइंस 120 कहती हैं, कुछ गाइडलाइंस 110 कहती हैं, फास्टिंग इससे नीचे लेकर आनी है। अच्छा, ओके, बिल्कुल। और अगर आपकी फास्टिंग शुगर नहीं ना ठीक हो रही तो आप रात वाली डोज बढ़ा दे। अच्छा, रात की डोज बढ़ा दें। रात की डोज, बिकॉज रात की डोज जो है वो सुबह की शुगर को शो करती है। ठीक है, तो उसमें फिर ये है कि हम जब स्टार्ट करते हैं, हम स्टार्ट में मेडिसिन से कोशिश कर रहे होते हैं कि इसकी शुगर कंट्रोल हो जाए। मेडिसिन में आजकल कई टाइप्स हैं दवाइयों की, तो इसलिए ये फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है ना अपनी स्क्रीनिंग भी ज़रूरी है। मसलन आप एक दवाई शुरू कर रहे हैं तो उसके साथ साथ आपने अपने कुछ अरसे बाद 2-2, 3-3 साल के गैप से अपने गुर्दों के टेस्ट भी करवाते रहने हैं, अपने कोलेस्ट्रॉल के टेस्ट भी करवाते रहने हैं, आपने कोलेस्ट्रॉल भी नीचे लेकर आना है।
बिकॉज ये होता है कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल हम कहते हैं यार ठीक है 200 इसकी अब कट ऑफ रेंज है, तो किसी का 190 है तो इट्स ओके, बट इट्स ओके फॉर नॉर्मल पर्सन। लेकिन अगर कोई डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है तो 190 is not right. less than 170 होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे से क्या है। तो उसमें यह है कि हमें उनका स्ट्रिक्ट कोलेस्ट्रॉल जो है ना वो भी कंट्रोल करना है, उसकी मुर्गन ग़िज़ाएं बंद करनी है। डाइट में जैसे हम पहले बात कर रहे थे तो हमें 2 तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, एक जैसे रोटी है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, शुगर है उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, शुगर वाला मीठा है, रोटी वाला मीठा नहीं है। तो जो मीठे कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये सारे बंद कर देने हैं। ठीक है, पेशेंट की किसी किस्म की मीठी चीज आपने पेशेंट को अलाउ नहीं करनी, ना उसे कहना है कोई चीनी खाए, ना गुड़ खाए, ना ब्राउन शुगर खाए। अक्सर लोग आजकल ये है कि ब्राउन शुगर का कॉन्सेप्ट आ गया, गुड़ का आ गया, शक्कर का आ गया। नहीं मुझे शुगर है, मैं ना शक्कर खाता हूँ, मैं ब्राउन शुगर यूज करता हूँ। हाँ, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। इसमें क्या फैक्टर्स हैं इसके? एक्चुअली जो व्हाइट शुगर है और ब्राउन शुगर है उसमें अगर हम देखें तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स सेम है, कैलोरी इंडेक्स सेम है, बस ब्राउन शुगर में थोड़े से मिनरल्स होते हैं और कोई फर्क नहीं है उनमें। वो रिफाइन नहीं होती, ये रिफाइन होती है, बस ये फर्क है। तो वो इक्वली जो है ना वो डेंजरस होती है जितनी सिंपल व्हाइट शुगर है। तो इसका मतलब दोनों चीजें शुगर हो या फिर व्हाइट शुगर हो या ब्राउन शुगर हो, दोनों सेम है, वो ग्लूकोज बढ़ा देंगे। रोटी में भी ग्लूकोज होता है लेकिन वो कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, वो स्टार्च की फॉर्म में है, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड शुगर को बढ़ाता है। शुगर एक चीनी का चम्मच लिया वो तो फौरन बढ़ा देगा। अब देखें ना, एक कोल्ड ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक में आप 8 चम्मच चीनी के होते हैं, 7 to 8 कहते हैं। हाँ, 7 to 8 चम्मच चीनी के। तो अगर आपने एक पी लिया, आप सोचें आपका ग्लाइसेमिक जो है ना वो कहाँ पहुंचेगा जाके। और फिर जब पीक आएगा, पीक आपको प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल, क्योंकि पीक्स एंड वैलीज की बात हम करते हैं तो पीक जरा प्रॉब्लम करता है। बिल्कुल, ठीक है। अब उसमें हम कुछ लोग कहते हैं कि डाइट कोक हम यूज कर लेते हैं या डाइट सॉफ्ट ड्रिंक हम यूज करते हैं। डाइट कोल्ड ड्रिंक का भी कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल, कई लोग यूज करते हैं। ठीक है, उसमें वो 8 चम्मच चीनी तो नहीं है, लेकिन उसकी जो अगर हम लाइफस्टाइल पे बात करें उसकी कि हमने उसको ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी है जो कि रिस्क फैक्टर्स हैं कि जिससे जाके डायबिटीज़ हो जाती है। जैसे उसमें एसिडिटी है जो कि आपको ओबीज करेगा, तो वो तो सही नहीं है। तो इसलिए हमने वो भी बंद करवानी है पेशेंट की। और पेशेंट को कॉन्टिन्यूस हमने जो है ना इनकरेज करते रहना है और गाइड करते रहना है, बिकॉज आहिस्ता और फिर मॉनिटरिंग भी उसकी करते रहनी है। क्योंकि आहिस्ता पेशेंट ना इसको इजी लेना शुरू कर देता है, और जब ही इजी लेना शुरू कर दिया उसने डायबिटीज ने अपना काम शुरू कर देना। ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आता है कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है उसका बहुत जल्दी वेट गिरता है या बहुत जल्दी वेट बढ़ जाता है, ये इसमें जरा क्या डिफरेंस है, मतलब आप क्या कहते हैं इसके बारे में? हाँ, उसमें ये होता है कि प्रोटीन लॉस शुरू हो जाता है, क्योंकि हमारे जो मसल्स हैं वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। तो होता ये है कि इंसुलिन ब्लड में होती है, शुगर भी ब्लड में होती है, लेकिन इंसुलिन उस शुगर को मसल के अंदर पहुंचा नहीं पा रही होती। तो जब मसल के अंदर शुगर ही नहीं पहुंचेगी तो मसल के सेल्स डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, तो वेट लॉस हो जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जैसे हमने पहले बात की कि किसी को प्यास ज्यादा लग रही है या यूरिन ज्यादा आ रहा है या भूख ज्यादा लग रही है, उसे चेक करानी चाहिए। तो किसी का अगर वेट लॉस हुआ है बहुत ज्यादा, उसको भी अपनी शुगर चेक करानी चाहिए। ये भी एक सिम्टम बनता है, क्योंकि अमूमन इसी तरह से डायग्नोज होती है। जो ज्यादातर लोग इस तरह कहते हैं तुम्हारा वेट गिर गया, कम लग रहे हो, कमजोर लग रहे हो, क्या हुआ, चेक करो अपनी शुगर जाके, तो पता से आइडेंटिफाई होता है। या कुछ ज्यादा ऑब्स होना शुरू हो जाता है तो भी कहते हैं यार आप चेक कराएं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल ये बनता है कि जो भी डायबिटीज में हम मेडिसिन देते हैं तो हमने बड़ा कॉमन सा नाम सुना है ग्लूकोफेज का। अच्छा, हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यानी मेटफॉर्मिन उसमें चाहिए। मेटफॉर्मिन बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसमें जब हम ड्रग्स की बात करते हैं तो अगर हमने टाइप 2 डायबिटीज का पेशेंट है और हमारे पास आया है और हमने उसे सबसे पहले अगर स्टार्ट करनी है और उसको गुर्दे अगर ठीक है, ये उसकी शर्त है। अच्छा, क्यों इसमें ऐसा? क्योंकि मेटफॉर्मिन इज रीनल टॉक्सिक मेडिसिन। श्योर, यस। तो इसमें ये है कि अब और इसकी गाइडलाइंस भी यही है कि हम जब मेटफॉर्मिन से स्टार्ट तो करते हैं बिल्कुल, और मेटफॉर्मिन इनिशियल तो ड्रग वही है, इनिशियल ड्रग फर्स्ट लाइन वही है, फर्स्ट लाइन। उसके 2 फायदे हैं। एक तो वो वेट कम करती है, ओबेसिटी को कंट्रोल भी करेगी, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बढ़ाएगी और शुगर भी कम करेगी। तो ये 3 काम करती है हमारे लिए मेटफॉर्मिन। बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन उससे पहले हमें ये असेस करना जरूरी है, बिकॉज हमारे पास अक्सर कॉम्प्लिकेटेड केसेस आते हैं। तो हमें एक दफा उसके रीनल टेस्ट करा लेने चाहिए, और रीनल टेस्ट में रीनल फंक्शन को देखना जरूरी है। उसको हम देखते हैं EGFR के टेस्ट से। अगर उसका EGFR कम है, बिलो 40 है, तो मेटफॉर्मिन बिल्कुल ना स्टार्ट करें। अच्छा, और ऑलरेडी ले रहा है तो कम कर दें। और 30 से कम है तो बंद कर दें।
अच्छा, ये भी है, क्योंकि वो और ज्यादा रीनल जो है ना उसके फंक्शंस को तो उसमें फर्स्ट लाइन ड्रग कौन सी फिर आप होगी? और यूज कर लें कोई, हमारे पास और सल्फोनाइलयूरियाज हैं, सल्फोनाइलयूरियाज का भी ऑप्शन है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें मेटफॉर्मिन का ये है कि हम उसकी एक 500 मिलीग्राम की टेबलेट होती है, ठीक है, मैक्सिमम हम 2500 तक उसको लेके जा सकते हैं। यानी कि 5 टैबलेट दे सकते हैं आप इन 24 उसकी आवर्स। 500 मिलीग्राम वाली भी होती है, 850 और 1000 वाली भी होती है। ठीक है, ठीक है। तो आप उसकी मोस्टली हम क्या करते हैं कि एक सुबह खा लो, एक शाम को खा लो। हाँ, फिर एक और चीज, आपने जब दवाई दी है पेशेंट को तो कम से कम 1 हफ्ता लगता है इस सारे मेटाबॉलिक सिस्टम को अपनी जगह पर आने में। तो ऐसा नहीं है कि आज उसने मेटफॉर्मिन खाई है थोड़ी देर बाद उसकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी, नहीं। तो हमने उसको कहना भी नहीं है कि यार आज दवाई खाओ और कल फास्टिंग करा के मुझे बता दो, ये भी नहीं। 1 हफ्ते बाद एटलीस्ट उसको दोबारा बुलाएं और असेस करें कि अब इसको दवाई बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है। तो आप मेटफॉर्मिन की फिर डोज बढ़ा दें अगर कंट्रोल नहीं हो रही हफ्ते बाद। तो उसको रिपीट कब करें, 2-2 दिन के बाद? नहीं, उसको आप 1-1 हफ्ते के फॉलोअप पे रखें, 1 हफ्ते के फॉलोअप, जब तक उसका अच्छा कंट्रोल नहीं हो जाता। क्योंकि कम से कम 1 हफ्ता तो लगता है ड्रग को बॉडी के साथ मैच होने में, बिल्कुल। एक हफ्ता हाइपरटेंशन का भी, ब्लड प्रेशर का भी ऐसे ही, उसका भी यही है, उसका भी ऐसे ही। और मैंने ये भी सुना है कि वो लास्ट भी करता है 2-3 साल के बाद रेजिस्टेंस भी आना शुरू हो जाती है उसी खास ड्रग से। बिल्कुल, शायद वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता, तो फिर उसको वहाँ भी चेक कराना चाहिए, ऐड करनी पड़ती है या डोज बढ़ानी पड़ती है, या कब करना पड़ता है या कम करना पड़ता है। बिल्कुल सही है। तो इसमें मेटफॉर्मिन को आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली बढ़ाते जाएं। अगर मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं हो रही तो फिर हम एक नेचुरली जो यूज करते हैं वो है सल्फोनाइलयूरिया, एक बहुत ज्यादा कॉमन यूज होती है, सस्ती भी है और अच्छी भी है, लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट है। जैसे इसका एक साइड इफेक्ट है कि ये रीनल टॉक्सिक है। उसका क्या साइड इफेक्ट है? उसका साइड इफेक्ट ये है कि वो हाइपोग्लाइसीमिया कर देती है, एकदम से शुगर नीचे ले जाती है, शुगर कम कर देती है। तो उसमें तो आदमी कोलैप्स कर सकता है, बेहोश हो सकता है। तो बूढ़े लोगों को हम कोशिश करते हैं कि सल्फोनाइलयूरिया पे हम ना डालें। जो आजकल की ड्रग्स हैं वो तो कॉम्बिनेशन में आ रही हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? कॉम्बिनेशन वाली दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। मसलन अगर एक पेशेंट है उसको मेटफॉर्मिन से कंट्रोल नहीं हो रहा तो मेटफॉर्मिन भी दे रहे हैं, हाँ बिल्कुल। तो उसको आजकल एक दवाइयाँ आई हुई हैं सीटाग्लूमेट और विल्डाग्लूमेट, ये भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन इनका फायदा ये है कि ये आपको हाइपोग्लाइसीमिया नहीं करेंगी, काम सल्फोनाइलयूरिया वाला करेंगी। सल्फोनाइलयूरिया क्या करती है, जैसे मैंने मेटफॉर्मिन का बताया कि ये इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाती है, सल्फोनाइलयूरिया ऑलरेडी हमारे पैनक्रियाज में से इंसुलिन की सिक्रीशन को बढ़ाती है, मजीद इंसुलिन बढ़ा देगी। अच्छा जी। तो और जो सीटाग्लिप्टिन और विल्डाग्लिप्टिन है वो भी ऐसे ही करेंगे, वो भी इंसुलिन को बढ़ाएंगी। इनके साइड इफेक्ट्स तो नहीं है कुछ? सीटाग्लिप्टिन नहीं, इतने साइड इफेक्ट नहीं, बड़ी अच्छी दवाई है। तो इनका मेटफॉर्मिन के साथ जो कॉम्बिनेशन है बहुत ज्यादा आजकल यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, बिल्कुल। इसी तरह हाइपरटेंशन में के पेशेंट्स भी कॉम्बिनेशन में जा रहे हैं, पहले वो मोनोथेरेपी पे जाते थे, अब कॉम्बिनेशन थेरेपी में जाते हैं। अच्छा, एक चीज और होती है, जिस तरह ड्रग्स काम करती हैं, बहुत सी ड्रग्स तो काम कर लेती हैं, लेकिन कभी कभार बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं करती तो हम इंसुलिन पे चले जाते हैं। जी जी। तो इंसुलिन पे क्या गाइडलाइंस ये कहती हैं कि आप मोनोथेरेपी दें, एक दवाई दें, उसको मैक्सिमम डोज तक ले जाएं, नहीं काम करती एक और ऐड कर दें, ठीक, कॉम्बिनेशन उसको बढ़ाएं, नहीं काम करती तीसरी भी ऐड कर सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि 4-5 क्लासिफिकेशन है दवाइयों की जो हम यूज कर सकते हैं इसमें। तो कम से कम 3 वो कहते हैं आप दें, उसके बावजूद। और फिर अगेन सबसे पहली बात कि आप दवाई से साथ उसकी लाइफस्टाइल को चेंज करें। फिर वही आगे बात आ गई। लाइफस्टाइल अच्छी होगी तो दवाई भी अपना काम अच्छा करेगी। फिर भी अगर कंट्रोल नहीं हो रहा, फिर आप ऑप्शन इंसुलिन का ही है हमारे पास नेक्स्ट, फिर आप इंसुलिन देते हैं। फिर इंसुलिन में भी आगे कई टाइप्स हैं इंसुलिन की। अच्छा, एक इंसुलिन की टाइप है जो कि 12 घंटे तक काम करती है, तो एक इंसुलिन की टाइप है जो 24 घंटे तक काम, लॉन्ग एक्टिंग होती है, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। तो शॉर्ट एक्टिंग होती है, एक उसमें अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग भी होती है, बहुत थोड़ी देर के लिए काम करेगी फिर खत्म हो जाएगी। तो मोस्टली ये होता है कि आप एक लॉन्ग एक्टिंग या कम से कम इंटरमीडिएट एक्टिंग के दें। तो जो इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है वो हम कहते हैं कि यार कुछ यूनिट सुबह लगाओ, कुछ यूनिट शाम को लगाओ। जो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं वो दिन में एक दफे ही एडवाइस करते हैं, वो फिर उसको सारा दिन। ज़्यादा सेफ कौन सा, ओरल या फिर इंसुलिन? देखिए, इंसुलिन का एक ही बुरा इफेक्ट है, वो ये है कि वो इंसुलिन ओबीज कर देती है। अच्छा, ओबीज कर देती है, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आप एक्सरसाइज अच्छी कर रहे हैं तो इंसुलिन सही है। अच्छा, इंसुलिन का एक और भी नुकसान है कि आपको वो भी हाइपोग्लाइसीमिया में ले जाती है, जैसे कि मेटफॉर्मिन ले जाती है, यानी शुगर वो भी कम कर सकती है आपकी। इसीलिए आपने देखा होगा कि ये हमारे जो रेगुलर पेशेंट्स हैं जो कि इंसुलिन यूज करते हैं, वो हमेशा ग्लूकोमीटर साथ रखा होता है, पहले चेक करते हैं, अच्छा भैया मेरी शुगर इतनी है, तब वो इंसुलिन लगाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हैजर्ड नहीं लगता उसको लगाना, क्योंकि अच्छा नहीं लगता उसको लगाना, मतलब एक
एक लेयर पे आप लगा रहे हैं और टमी पे लगा रहे हैं, ऐसी कुछ? बिल्कुल, और इससे थोड़ा कंप्लायंस का भी इशू आ जाता है। पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील होता है कि वो सुइयां चुभो रहा है अपने आप को, चुभो रहा है, उसको फील आता है कि मैं बीमार हूँ और बिल्कुल, गोली का तो जख्म भी आ जाते हैं। उसके लिए गाइड हम ये कर सकते हैं पेशेंट को कि आप जगह चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप 3 फिंगर्स का गैप रख के नाफ से राइट साइड पे पहले एक प्रिक करें, सुबह की डोज इधर लगा दें, शाम की इधर लगा दें, फिर 3-3, फिर अगले दिन सुबह इधर, शाम को इधर। तो आप एक ही जगह पे कॉन्टिन्यूस ना लगाते रहें। आपको पेट पे जख्म हो रहे हैं या आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, आप थाई पे लगा लें, राइट साइड पे लगा लें, लेफ्ट साइड पे लगा लें, आर्म पे लगा लें। तो आप जगह चेंज करते रहें। तो उससे इन्फेक्शन तो नहीं हो सकता? अब उससे ये होता है कि वहाँ पे उस लोकलाइज्ड स्किन के अंदर जख्म और इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन ये है कि आप उससे कंप्लायंस पेशेंट की ना उससे बेहतर होती है कि अगर एक ही जगह पे वो बार बार लगाता रहेगा ना, तो वो वहाँ पे जख्म के चांसेस आते हैं। तो आप उसको साइड चेंज करते रहें तो वो उसके लिए कंफर्टेबल रहता है। अच्छा, हमने शुरू में बात की कि डायबिटीज टाइप 1 भी होती है, टाइप 2 भी होती है। टाइप 1 पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं मजीद। टाइप 1 डायबिटीज है कम, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत ही डेंजरस हो जाती है, क्योंकि इसमें हमारे जो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं बॉडी में, वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो अमूमन इसकी वजह से एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है बच्चों में, जिसको बोलते हैं हम DKA, दैट इज़ डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कोमा। तो हम इसमें भी पेशेंट एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है, पब्लिक में अवेयरनेस की बड़ी ज़रूरत है। तो अक्सर पेशेंट को नहीं पता होता कि वो डायबिटिक हैं, तो उनको बच्चों को वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी। वॉमिटिंग इतनी करेंगे, उसके बाद उनको पेट में दर्द होगी, उसके बाद वो बेहोश हो जाएंगे। तो फिर ट्रीटमेंट के बाद हम उनकी शुगर चेक करना मिस कर जाते हैं। उस कंडीशन में हम समझते हैं कि इनका शायद पेट ख़राब हो गया, लेकिन उसमें होता ये है कि उनकी ब्लड शुगर लेवल 500-600 से भी बढ़ जाता है और वो कोमा में चले जाते हैं उसके बाद। और उसके बाद कई एक्सपायरीज भी हो जाती हैं, वेंटिलेटर पे भी डालना पड़ता है पेशेंट को, फिर डेथ्स भी हो जाती हैं यंग लोगों की, बच्चों की ख़ास तौर पे। तो इसमें भी हमें ज़रूरी है कि अगर इस तरह की एक अनएक्सप्लेन्ड सी कंडीशन आ गया कि एकदम बच्चे को वॉमिटिंग शुरू होगी है, पेट में दर्द हो गया, तो उसका शुगर लेवल लाजमी चेक कर लें कि कहीं वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस कोमा की तरफ तो नहीं जा रहा। क्योंकि टाइप 1 आपने बताया कि टाइप 1 जो होता है वो इनिशियल दिनों में होता है, यानी बचपन से शुरू होता है और 30 साल या 25 साल की एज में टाइप 1 डायग्नोज हो जाता है। और टाइप 2 जो है वो 30 साल के बाद बिल्कुल हमारी लाइफस्टाइल पे डिपेंड करती हो जाता है। ये किसी भी टाइम पे ट्रिगर भी हो सकता है, यानी कि 20 साल तक उसने नॉर्मल जिंदगी गुजारी है और एकदम ट्रिगर हुआ, बीटा सेल्स ने इंसुलिन बनाना शुरू स्टॉप कर दिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। हाँ, तो नाज़रीन, आपने देखा जैसे आज हमने बात की डायबिटीज़ के हवाले से। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीक में किसी और टॉपिक के साथ। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।